गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नागपुरी कोचिंग क्लासेस की ओर से आज के इस सेशन में आपका स्वागत। 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी का आज हम 7वां पार्ट देखने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस पर आधारित, शास्त्र पर आधारित एक कहानी है। आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि आप सभी को, मैक्सिमम लोगों को मैथ साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो आज की जो कहानी है, आज की बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही साइंस पर बेस्ड है ऐसी। और डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इन्होंने ये जो कहानी है ये लिखी है। हरिकृष्ण देवसरे के बारे में मैं तुमको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। ये 9 मार्च 1938 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 14 नवंबर 2013 में इंदिरापुरम गाजियाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका ऐसा है कि हरि देवसरे जी जो है वो बाल साहित्यकार करके बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, बच्चों की जिज्ञासा को उभारती है तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरती है, उनको अलग अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करती है। बहुत सुंदर बात। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? खेल बच्चों का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों का गुप्तचर आदि। ये मतलब साइंस बेस्ड इनका बहुत सारा कहानियाँ, इनका साहित्य का बेस जो है वो साइंस रहा है। तो साइंस और बच्चे, ये दोनों के लिए, बच्चों के लिए साइंस बेस्ड साहित्य उन्होंने लिखा है। ये जो प्रस्तुत गद्य जो आज हम देखने जा रहे हैं, इसका नाम है डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर का अपहरण, ये जो है इसमें जीवन की किसी घटना का रोचक और प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों में अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से प्रति हमें जागरूक करने का प्रयास किया है। तो ये आज का जो लेसन है बहुत सुंदर है और ये आपको बहुत मजा देगा। कुछ महीने पहले शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने की समाचार पढ़ा होगा। लापता मतलब वो गुम हो गए। लापता मतलब गुम हो जाना, ठीक है। डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। कोई डॉक्टर भटनागर थे, बीच में समाचार आया था कि डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं, लेकिन उनके बारे में कोई खबर आई नहीं। हुआ यह था कि एक रात क्या हुआ था देखिए। एक रात लगभग 2 बजे उनकी घर की कॉलबेल बज गई। रात को 2 बजे उनकी कॉलबेल बज गई। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए, उनको आदत थी उठने की। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता था। इसका मतलब डॉक्टर साहब जो थे हमारे, वो किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, तो इसलिए हॉस्पिटल में जब भी कोई मरीज सीरियस हो जाता था तो उनको बुलाने के लिए हॉस्पिटल का चौकीदार रात को भी आता था। तो इसलिए उनकी बीवी को इस बात की आदत थी। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना तो वह भी आकर उन्हें जगा देता था। ऐसे रात को कभी किसी की तबीयत सीरियस हो जाती तो बहुत सारे पेशेंट हैं वो भी आ जाते, वो भी डॉक्टर साहब को ले जाते थे रात को। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वो उसका बुरा नहीं मानते थे। उनको रात को कोई आके उठाता था, इसका वो बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी। उनको ऐसा लगता था कि अपन डॉक्टर हैं और मरीजों की सेवा करने के लिए ही बने हैं। तो वो सहर्ष से चले जाते थे। सहर्ष मतलब खुशी से चले जाते थे। वो खुशी खुशी चले जाते थे। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे बाद लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। तो वो कहीं भी जाते थे तो सुबह तक वापस आ जाते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में वो हरदम एक समय पे निकल जाते थे। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए, ठीक है। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हो गई। लेकिन उस दिन रात को 2 बजे वो उठे, बाहर चले गए और लेकिन सुबह तक नहीं आए तो पत्नी को जरा चिंता हो गई।
पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी, ठीक। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए, उधर के उधर ही हॉस्पिटल चले जाए, अगर मरीज के यहाँ लेट हो गए तो वहीं से हॉस्पिटल चले जाएंगे। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तो उनकी हैरानी बढ़ गई। लेकिन कुछ पेशेंट जब घर में आने लग गए कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल में भी नहीं है, हमको काम है उनसे, तब उनकी मिसेस को, उनकी बीवी को जरा हैरानी होने लगी, उनको आश्चर्य होने लगा। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को भी फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर बाद वह यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूसरे गांव गए हों या किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए। उसकी मिसेस ने यह समझ लिया कि किसी गांव को चले गए हो किसी पेशेंट के साथ में, या किसी और कारण से वो वापस नहीं आए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर घर नहीं पहुंचे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। क्या किया उनकी बीवी ने? पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। जब डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। पुलिस भी हैरान हो गई कि ऐसा कैसा हो गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेजे गए। वायरलेस मशीन जो है पुलिस स्टेशन क्या करती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जब कोई मैसेज देना है तो वो वायरलेस से मैसेज देता है। वायरलेस मतलब वायर नहीं है, ठीक है। ऐसे उनके पास में इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक, जैसे अपने पास अभी कैसे मोबाइल है, मोबाइल में भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, हाँ, तो वैसे ही उनके पुलिस की भी अपनी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में मैसेज जाने लग गए कि डॉक्टर भटनागर नहीं मिल रहे। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह सारे शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी। उनकी पत्नी को जब पुलिस ने पूछा तो वो इतना ही बता सकी कि डॉक्टर साहब अपने कार में नहीं गए, उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी रात को जिसमें बड़े पहियों के निशान उनके सवेर घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे गए थे। अब जो भी गाड़ी उनको लेने के लिए आई थी उसके निशान सड़क पर देखे गए थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लक्षण थे वो छोटी कार के नहीं थे, बहुत बड़े बड़े टायर थे। अब बड़े बड़े टायर थे तो ऐसा है कि डॉक्टर साहब शायद ट्रक में गए होंगे, बराबर है, या बस में गए होंगे किसी। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से सूचना जारी कर दी कि कहीं कोई एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी। पुलिस ने इधर उधर सब तरफ में दे दिया मैसेज कि कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हमें बता दिया। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई थी। कोई उनके दुश्मन नहीं थे, इसलिए उनका किसी ने मर्डर कर दिया, ऐसा सोचने का भी किसी का चांस नहीं था। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छुपा दिया हो और सब उसकी पत्नी से मोटी रकम मांगी। आजकल रैंसम जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या करते हैं कि अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद में घर को फ़ोन करके बता दिया जाता है कि आप इतने सारे पैसे जो है मुझे दे दो ताकि हम डॉक्टर साहब को वापस करें। पुलिस को लगा कि ऐसा कुछ गुंडों ने किया होगा। दूसरा यह कि कोई डाकू का दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए लेके गया हो सकता है। तो डाकू लोग जो है वो कोई बीमार होगा, उसका इलाज कराने के लिए कोई डाकू उनको उठा के लेके गए। पर दिन बीतते गए, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए। लोगों को भी डर लगने लगा था कि ये कैसा हो रहा है, ये आदमी गया कहाँ। पुलिस भी परेशान थी। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। बाद में डॉक्टर भटनागर के बारे में एक ही बार छापा गया कि वो कहीं गुम हो गए। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही है मतलब राह देख रही है। वो बेचारी रोज सुबह उठती थी और दरवाजे में जाके खड़ी हो जाती थी कि अब आएंगे डॉक्टर साहब, अब आएंगे डॉक्टर साहब। कई महीने हो गए फिर भी नहीं आए हैं। कई महीनों के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर वैसी गाड़ी के पहियों के निशान देखे। एक दिन सुबह डॉक्टर भटनागर को फिर से उसी गाड़ी के पहियों के निशान, पहिया मतलब टायर के निशान देखे। पहिया मतलब टायर।
पहिया मतलब गाड़ी का चक्का, और उसमें जो टायर रहता है उसके निशान उन्होंने देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी की निशान देखे, लेकिन निशानों को देखकर कुछ अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली। एक सीढ़ी मिली। सीढ़ी क्या है सबको मालूम है, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी सुनते ही, सीढ़ी के बजते ही सब लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रह गए मतलब आश्चर्यचकित हो गए। हतप्रभ हो गए मतलब दंग रह गए। हतप्रभ का मतलब दंग रह गए सब लोग, ठीक है। कैसे दंग रह गए, क्यों दंग रह गए? उसमें से डॉक्टर भटनागर की आवाज थी। वो सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। क्या क्या बोल रहे थे डॉक्टर भटनागर? देखिए, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर एक अन्य सौर मंडल में ग्रह में हूं। कहाँ हूं? और सौर मंडल का मतलब है, जिसको हम इंग्लिश में आसानी से समझा सकते हैं, सौर मंडल का मतलब है गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब और एक दूसरे में सौर मंडल में हूँ, और वहाँ पर एक ग्रह है, उस ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है बस अब वही हम हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है, और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। वो बोलते कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर हम धरती वालों को क्या लगता है कि बस हम ही सब कुछ है, लेकिन हमारे सूर्य के जैसे यहाँ कई सूर्य पड़े हैं, और यहाँ पर उनके अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है, वो ग्रहों पर अलग अलग लोग रहते हैं, और वे हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। वो लोग ज़्यादा डेवलप्ड है। उन्नतिशील का मतलब है डेवलप्ड। मुझे यहाँ अगर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का दुख तो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी कि मेरा भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। डॉक्टर साहब बड़े अभी भी अच्छा भी बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगता था, मुझे मतलब मेरे दोस्त, मेरी वाइफ, सभी से दूर होने का मुझे दुख है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इतना सारा डेवलप्ड दुनिया है हमारी दुनिया के बाहर। मुझे ऐसा लगता था कि भाई बस हमारी पृथ्वी सब कुछ है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। पृथ्वी वाले अपने आप को सब कुछ ना समझे, उनसे बहुत अच्छे अच्छे लोग पूरी दुनिया में गैलेक्सी में पड़े हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं यहाँ कैसे आया। अब बता रहे डॉक्टर साहब, अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। डॉक्टर साहब ने कोई रिसर्च किया था और उसके बारे में उनका अमेरिका में सम्मान हुआ था, तो सब दुनिया में उनके बारे में जानकारी थी। तो उनका कहना था कि ये जो ग्रह के लोग हैं, इन्होंने भी मेरे बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण बनाने की योजना कर रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया, अपहरण का मतलब है, अपहरण का मतलब क्या है? भगा के ले जाना, ठीक है। उस दिन जब मैं बाहर आया तो एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर मैं चौंक पड़ा। बोलता कि उस दिन रात को 2 बजे जब मैं बाहर निकला घर से, तो एक आदमी ने मुझे कहा कि इस गाड़ी में बैठो। मैं उस गाड़ी की तरफ गया, देखा तो वो कोई दूसरी गाड़ी थी, यान था वो। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करता, मैं भागने की कोशिश करता, 3 लोगों ने मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। 3 लोगों ने क्या किया, इनको पकड़ा और यान के अंदर डाल दिया, और यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। और यान सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। आसमान का मतलब है ऊपर, आकाश में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया है ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। उस ग्रह का वातावरण कुछ अलग है, हमारी पृथ्वी से अलग है, इसलिए डॉक्टर साहब को एक प्लास्टिक का सूट दे दिया गया है ताकि डॉक्टर साहब का टेम्परेचर उस ग्रह पर जो टेम्परेचर है उसका डॉक्टर साहब पर कोई विपरीत परिणाम ना हो। अब चूंकि मुझे यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। यहाँ से डॉक्टर साहब भाग भी नहीं सकते क्योंकि उनको मालूम नहीं कैसे आना।
इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे परमिशन दे दी गई है कि मैं आपके लिए ये मेरा मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करके दे दूँ। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। डॉक्टर साहब आगे देखिए क्या कहते हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक बड़े आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न, सब अलग तरह का है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। आगे, मेरा अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, मतलब मेडिकल साइंस में ये थोड़ा सा पीछे है। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी वह आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं, एकदम रोबोट की तरह है यहाँ के आदमी। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होते जा रहा है। यहाँ पर सब आदमियों को मशीन की तरह कर दिया है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह के सड़न का रोग लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना चालू हो जाता है और फिर वो आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग के कारण वे मशीनें ही हैं जो नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, उन्होंने सोचा क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। अब इनको ये जो सड़न का रोग लगा था, यहाँ के लोगों को, इस ग्रह के लोगों को लगा कि चलो दूसरे ग्रह से किसी डॉक्टर को बुला लिया जाए और उससे इसका इलाज पूछ लिया जाए। जब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर कोई और अंग लगा दिया जाए, बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीन की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों के कारण प्रदूषण हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर है, दिल की बीमारियां हैं, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां हैं, ब्लड शुगर है आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सब मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मतलब अगर इस तरह से हम लोग पृथ्वी पर जिस तरह से हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चल रही है, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो गई तो वहाँ पर के रहने वाले लोगों को भी ये सब समस्याएं आ सकती है, ऐसा डॉक्टर का कहना था। इन लोगों को भी ये लोग भी ये मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह कि अगर तुरंत उपाय नहीं किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें, बस इतना ही यहाँ पर बचेगा, क्योंकि इंसान नहीं बचेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसा रह गया। इसका कारण यह चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिकल साइंस, तो कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो मजबूत होते हैं। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी हुई, मतलब वहाँ के लोग देखे कैसे होंगे कि उनकी चमड़ी जो है वो मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी हुई है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य इनकी चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सख्त होती है मतलब हार्ड हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ पर जो एयर है उसके प्रभाव से ऐसा होता है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो भला उसके बारे में सोचना क्यों। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई, इसलिए मेडिकल साइंस यहाँ डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि ये बीमार ही नहीं पड़ते थे। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों का यहाँ लागू किया नहीं जा सकता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पृथ्वी पर जो आदमियों के साथ में जो मेडिकल साइंस के जो नियम हैं वो इनके साथ में नहीं चल सकते, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब का कहना है इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। इसके लिए अंग प्रत्यारोपण मतलब और इनके अगर काटना वाटना कुछ है तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है।
मेरा छुटकारा भी तभी होगा यहाँ से जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु इसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाए। अब डॉक्टर साहब अकेले हैं, उनसे नहीं हो रहा है, तो वो ग्रहों के लोगों ने सोचा कि पृथ्वी से और भी कुछ वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को उठा के लाएं। कब लाएंगे ये मुझे मालूम नहीं। जो भी हो, अब अगर मैं यही सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ जाऊँगा। आप लोग घबराइए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए हुए संदेश को सुनकर सभी चकित हो गए और कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ। रहस्योद्घाटन मतलब कितना बड़ा रहस्य सबको मालूम पड़ा कि उधर इतने बड़े ग्रहों पर लोग रहते हैं, उनका साइंस बहुत बड़ा डेवलप हुआ है और डॉक्टर साहब को वहाँ लेके गए। इतना बड़ा रहस्य का उद्घाटन हो गया, रहस्य सबको मालूम पड़ गया आज के लिए और भविष्य के लिए भी। ये बहुत बड़ा चीज़ है कि सबको ये सब बातें मालूम हो गई है कि इतना बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ हैं। तो इतना सारा साइंस डेवलप हो चुका है दूसरे ग्रहों पर, ये पृथ्वी के लोगों को मालूम ही नहीं। तो दोस्तों, अब बात ये है कि मैंने आपको मेरी तरफ से जितना ये लेसन समझाना था उतना समझा दिया है। इसके बाद में आपको अगर लगता है कि कोई कठिन शब्द इसमें बहुत ज़्यादा नहीं थे, जितने थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि इसके पीछे के जो स्वाध्याय दिया है वो सॉल्व कर लीजिए। और एक बात है कि विदाउट मिस्टेक पहले आपका वर्क बुक लेके आइए, हिंदी का 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी का वर्क बुक लेके आइए और उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं वो इमीडिएटली सॉल्व कीजिए, अच्छे सॉल्व कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मायबोली कोचिंग क्लासेस की ओर से ये जो सेशन है ये यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने 7वां लेसन 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी का देखा है, डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने इसे लिखा था। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।